नमस्कार प्यारे दोस्तों। आज हम मोहब्बत की खामोशी एक दर्द भरी प्रेम कहानी का अंतिम भाग लेकर आ गए हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस कहानी के पिछले भाग नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप वहां जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आज की कहानी को शुरू करते हैं। मीरा, आप क्या कह रही हैं? मीरा गुस्से से उसे घूरते हुए कहती है, शैतान सिंह को जहन्नुम पहुंचाने जा रही हूँ। रुक जाइए, ऐसा मत करिए। मीरा अपनी आईब्रो उठाकर कहती है, क्यों ना करे। उसने आज महल पर हमला करके अपने काल को बुलावा दिया है और आप इसमें मत आइए, क्योंकि ये हमारी और उनके बीच की बात है। इतना कहकर वह बिरजू को गाड़ी चलाने का इशारा करती है। बिरजू इशारा पाते ही गाड़ी बढ़ा देता है। उसके पीछे पीछे दो और गाड़ियां चल देती हैं, जिसमें मीरा के बॉडीगार्ड और आदमी बैठे थे। आर्यन बस उसे हताश नजरों से जाते हुए देख रहा था। उसके पास मीरा को रोकने का कोई तरीका नहीं था, क्योंकि मीरा का गुस्सा अब विकराल रूप ले चुका था। रात का अंधेरा घिर चुका था। हवा में गंध थी, बारूद की, खून की और उस तूफान की जो अब आने वाला था। महल से निकलने के बाद मीरा की जीप लगातार राजमार्ग पर दौड़ रही थी। उसके चेहरे पर गुस्से का ज्वालामुखी था। उसकी आंखों में वह आग थी जो किसी को भी राख कर सकती थी। पीछे पीछे उसके आदमियों की गाड़ियां चल रही थी। हर गाड़ी में भारी हथियारों से लैस सिपाही थे, बंदूकें, ग्रेनेड और बम। यह कोई सामान्य हमला नहीं था, यह मीरा का युद्ध था। अपनी रगों में बहते हुए खून का हिसाब चुकाने का युद्ध। कुछ देर बाद सड़कें सक्रिय होने लगी। सामने दूर से हवेली की ऊंची मीनारें दिखाई देने लगी। वही हवेली जहाँ मीरा के पिताजी को मौत के घाट उतार दिया गया था। वही हवेली जहाँ आज जिसका खून उबल रहा था। हवेली के चारों ओर ऊंची दीवारें, लोहे के गेट और गार्डों के टावर थे। अंदर से सायरन जैसी आवाजें आ रही थी। जाहिर था कि शैतान सिंह सतर्क हो चुका था। मीरा की जीप एक सुनसान मोड़ पर रुकती है। सारे सिपाही भी अपनी गाड़ियों से उतरते हैं। अंधेरे में सिर्फ बंदूकें और टॉर्च की चमक दिख रही थी। मीरा जीप से उतरती है, अपने कंधे पर टंगी बंदूक का स्कर पकड़ती है। उसके चेहरे पर कोई डर नहीं था, सिर्फ बदले की लकीरें, गहरी और अटल। बिरजू धीमे से उसके पास आता है। राजकुमारी सा, सब लोग तैयार हैं। हवेली के पीछे से घुसने का रास्ता साफ है। मीरा अपनी आंखें बंद करती है और एक गहरी सांस लेती है। फिर फुसफुसाते हुए कहती है, आज किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ना है। इतना कहते ही उसके लोग हरकत में आ जाते हैं। कुछ पीछे की दीवार की तरफ बढ़ते हैं, कुछ मुख्य गेट पर हमला करते हैं। मीरा की योजना पहले से तैयार थी। तीन तरफ से घेर कर एक साथ हमला। सबसे पहले पीछे से घुसपैठ कर गार्ड्स को खत्म करना, फिर अंदर ब्लास्ट करना और आखिरी में मुख्य गेट से सीधा हमला। हवेली के पीछे एक पुराने कुएं के पास दीवार में दरार थी। इसी दरार का इस्तेमाल मीरा के पिता के समय महल के गुप्त रास्ते के लिए होता था। वही दरार अब मौत का मार्ग बढ़ने वाली थी। विरजू के इशारे पर कुछ आदमी दीवार में बम लगाते हैं। बड़ा धमाका होता है, दीवार टुकड़ों में बिखर जाती है। गार्ड्स चौंकते हैं, पर उससे पहले मीरा के लोग उन पर टूट पड़ते हैं। गोलियों की आवाज़ रात में गूंज उठती है। कुछ ही सेकंड में गार्ड्स गिरते चले जाते हैं। मुख्य गेट पर भी एक साथ हमला होता है। मीरा के सिपाही वहां तैनात बॉडीगार्ड्स पर टूट पड़ते हैं। धमाकों की गूंज हवेली की नींव हिला देती है। चारों तरफ धुआं और बारूद है। मीरा धीरे धीरे हवेली के अंदर बढ़ती है, उसके कदम स्थिर, आंखों में आग। वह दीवारों के भीतर घुसती है और सामने चार बॉडीगार्ड्स बंदूक लिए खड़े देखते हुए उन्हें एक एक कर गिरा देती है। चारों की लाशें फर्श पर गिरती है। उसके जूतों के नीचे खून की लकीर बन रही थी, पर उसके कदम नहीं रुके। हवेली के भीतर का दृश्य अब युद्ध क्षेत्र बन चुका था। चीखे, गोलियां, धमाके, दीवारें खून से सनी थी। मीरा के लोग हवेली के हर कोने को खंगाल रहे थे। इसी बीच हवेली के नीचे एक गुप्त तहखाना था, जहाँ शैतान सिंह ने अपने परिवार को छुपाया हुआ था। उसे इस बात का एहसास नहीं था कि मीरा के कुछ लोग महल की हर दरार बहार जानते थे। राजकुमारी सा, गुप्त तहखाना हवेली के बीचों बीच है, बिरजू ने धीरे से कहा। मीरा ने ठंडी आवाज में कहा, वही तो जाना है। हॉल में पुराना कालीन बिछा था। मीरा ने कालीन हटाया। नीचे लोहे का ढक्कन था। उसने ढक्कन खोला और एक सीढ़ी दिखाई दी। नीचे से हल्की रोशनी और कुछ धीमी आवाजें आ रही थी। मीरा के कानों तक एक बार फिर वह आवाज पहुंची, एक धीमी करवट, कोई आह, कोई बुदबुदाना, और उसका दिल कांप उठा।
वह आवाज़ किसी अनजान की नहीं, उसकी अपनी माँ की थी। मीरा धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरती है। नीचे ठंडा था, दिए कोनों में जले हुए थे, दीवारों पर जंजीरों की खड़खड़ाहट गूंज रही थी। फिर उसने वह आवाज़ सुनी, बचाओ। वह आवाज़ मीरा के सीने को चीरती हुई गुजर गई। उसकी आंखें चौड़ी हो गई, गुस्से का रंग चेहरा पर और गाढ़ा हो गया। आवाज़ तहखाने के सबसे कोने में बनी एक छोटी कोठरी से आ रही थी। मीरा ने उस कोठरी की तरफ बढ़ते हुए देखा। वहां एक कमजोर औरत जंजीरों में जकड़ी हुई थी, चेहरा पीला, बाल बिखरे, आंखों में सिर्फ दर्द। वही औरत थी, मीरा की माँ, रतन प्रताप सिंह रावत। मीरा की सांसें भारी हो गई, उसके हाथ कांपने लगे। उसने दरवाजा तोड़ा और माँ के पास घुटनों के बल बैठ गए। माँ। रतन प्रताप सिंह रावत की आंखों में आंसू बह निकले। इतने वर्षों बाद अपनी बेटी को देखकर वह कुछ बोल ही नहीं पाई। मीरा ने हाँफते हुए हाथों से माँ का हाथ चूमा। उसकी आंखों से भी आंसू गिर गए। माँ, अब कोई तुम्हें छू भी नहीं पाएगा। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा माँ कि आप जिंदा हैं। आंखें तरस गई थी आपको देखने के लिए। अब कोई हमें अलग नहीं कर सकेगा। बीजू और बाकी लोग तहखाने में आ चुके थे। मीरा ने जंजीरें तोड़ी और माँ को अपनी बाहों में उठा लिया। उस पल मीरा के दिल में सिर्फ दो भाव थे, प्यार और आग। और अब यह आग रुकने वाली नहीं थी। माँ को महल ले जाओ, अब मैं इन सबको खत्म करके ही चैन से बैठूंगी। मीरा की आवाज में विकराल गुस्सा था। बिरजू ने निश्चय कर लिया। ऊपर हवेली में आग भड़क चुकी थी। धमाकों ने आधी हवेली उड़ा दी थी। मीरा बाहर निकलती है तो सामने गोलियों की बौछार होती है। वह झुककर बचती है और देखती है शैतान सिंह के स्पेशल बॉडीगार्ड्स मशीन गन लिए खड़े थे। सालो, मारो, मारो साली को, जिंदा नहीं रहना चाहिए, किसी ने चीखा। पर उससे पहले कि वे कुछ कर पाते, मीरा ने अपनी बंदूक से ताबड़तोड़ गोली चलाई। एक एक कर सारे गार्ड्स गिरते चले गए। वह हवा में घूमती हुई आखिरी गार्ड के गले पर गोली मार देती है। पीछे आग की लपटें नाच रही थी। शैतान सिंह ऊपर बालकनी से यह सब देख रहा था। उसकी आंखों में पहली बार डर झलकता है। कभी उसने नहीं सोचा था कि वह छोटी सी मीरा उसकी हवेली को ऐसे जला देगी। पर वह अकेला नहीं था, उसके साथ महेंद्र सिंह और गजेंद्र सिंह भी थे। तीनों के चेहरे पर गुस्सा और भय दोनों दिखाई दे रहा था। मीरा उनके सामने खड़ी हो जाती है, उसके पीछे उसके सिपाही और सामने तीन दुश्मन। हवेली के बीचों बीच आग जल रही थी। रात की हवा में बारूद और खून की गंध घुल चुकी थी। आज का हिसाब आज खत्म होगा। मीरा की आवाज़ ठंडी और गूंजदार थी। शैतान सिंह हंसता हुआ कहता है, अरे पगली, तू सोचती है अकेली हमें मिटा देगी? मीरा हल्की मुस्कान के साथ बंदूक लोड करती है। अकेली नहीं, इस रियासत की हर बूंद मेरे साथ है। फिर दोनों तरफ से गोलियों की बौछार शुरू हो जाती है। धमाके होते हैं, हवेली की दीवारें हिलती हैं। महेंद्र और गजेंद्र सिंह के आदमी सामने से टूट पड़ते हैं। मीरा और उसके लोग आगे बढ़ते हुए उन पर गोली चलाते हैं। एक भयानक युद्ध शुरू हो गया था। गोलियों की गूंज, धमाकों की आवाज और आग की लपटों ने उस रात को युद्ध भूमि बना दिया था। मीरा आगे बढ़ती है। सामने अब शैतान सिंह है, उस आदमी के सामने जिसने उसके पिता को मारा था, जिसने उसकी माँ रतन प्रताप सिंह रावत को जंजीरों में रखा था। अब यह युद्ध पिताजी के खून का हिसाब लेने का था। उसकी आंखें लाल थी, दिल में ज्वाला, हाथ में बंदूक, और वह जानती थी कि यह रात इतिहास में दर्ज होगी। एक ऐसी रात जब मीरा ने अपने दुश्मनों को एक एक कर खत्म करने की ठानी थी। महल की दीवारों से धुएं और बारूद की गंध उठ रही थी। हवा में जंग की चीखें गूंज रही थी और ठीक वहीं पर मीरा गुस्से में तपती आंखों से शैतान सिंह, महेंद्र और गजेंद्र की तरफ देख रही थी। तलवार की धार पर खून की बूंदें चमक रही थी। चेहरा गुस्से से लाल था और सांसें इतनी तेज चल रही थी जैसे आग भड़क उठी हो। उसी पल पीछे से भारी पैरों की आवाज गूंजी, जमीन जैसे हिल गई हो, और फिर तेज हवा के झोंकों के साथ वहां आर्यन सिंह राठौर अपनी फौज के साथ पहुंचा। उसके चेहरे पर एक ऐसी ठंडक थी जिसमें तूफान छिपा था, और उसकी आंखों में साफ लिखा था, अब किसी को बख्शा नहीं जाएगा। मीरा की आंखों में एक पल के लिए चमक आ गई, क्योंकि उसे मालूम था वह आएगा, जरूर आएगा। आर्यन उसके पास पहुंचा, तलवार की मुठ को कसकर पकड़ा और धीमे स्वर में बोला, अब इसका अंत यही होगा मीरा। और उसी क्षण चारों तरफ से फौज ने शैतान सिंह के आदमियों को घेर लिया। दुश्मनों की पंक्तियों में डर दौड़ गया। शैतान सिंह पहली बार घबराया, क्योंकि आज उसे सामने न सिर्फ मीरा का गुस्सा था बल्कि आर्यन का युद्ध भी। तभी अचानक महल के पिछले हिस्से से जमीन हिलाने वाली एक भयंकर ब्लास्टिंग हुई। धड़ाम, धुएं और आग के साथ आसमान में मलबा उछल गया। कुछ ही पलों में एक आदमी भागता हुआ शैतान सिंह के पास आया।
चेहरा सफ़ेद पड़ा हुआ था। मालिक, मालिक, वह हाँफते हुए बोला। जहाँ मालकिन और राजकुमार राजकुमारी को छुपाया गया था वहाँ पर ब्लास्ट हो गया है। सारी जमीन धंस गई, कोई भी नहीं मिला वहाँ। शैतान सिंह के चेहरे से जैसे सारा रंग उड़ गया। एक ठंडी कपकपी उसकी रगों में दौड़ गई। उसके सामने वो पुरानी तस्वीरें घूमने लगी जब उसने मीरा के पिता को भी इसी महल में इसी तरह ब्लास्ट में मरवा दिया था, और आज उसी की चाल उसी पर भारी पड़ गई थी। मीरा और आर्यन एक एक कर उसके लोगों को ख़त्म करते जा रहे थे। चारों तरफ सिर्फ लाशें और बारूद की गंध थी। थोड़ी ही देर में पूरा किला खाली हो गया। बस 3 लोग बचे थे, शैतान सिंह, महेंद्र और गजेंद्र। हवा भारी थी, आसमान पर धुआं था और जमीन खून से भीग चुकी थी। अब जंग आखिरी दौर में थी। तीनों तरफ से घिरे इन तीनों ने पूरी ताकत से हमला किया। तलवार की टकराहट से चिंगारियां उड़ रही थी, गोलियों की आवाज़ से दीवारें गूंज उठी। मीरा आगे बढ़ी और गजेंद्र के सीने पर वार किया। आर्यन ने पीछे से महेंद्र पर धावा बोला। शैतान सिंह भी जान बचाने के लिए पूरी ताकत से लड़ने लगा। तभी अचानक एक तेज वार में एक खंजर मीरा के पैर में आकर धंस गया। दर्द इतना गहरा नहीं था, पर इतना ज़रूर था कि वह जमीन पर थोड़ा लड़खड़ा गई। खून उसके पांव से बह निकला और उसके गिरते ही तीनों दुश्मनों के चेहरे पर चालाकी भरी मुस्कान फैल गई। उन्हें लगा अब उनका पल्ला भारी पड़ जाएगा। गजेंद्र ने चीख कर कहा, अब बच नहीं पाओगी। पर वो भूल चुके थे कि मीरा अकेली नहीं थी। अगले ही पर आर्यन ने अपनी तलवार से एक जोरदार वार किया। महेंद्र का हथियार जमीन पर गिर पड़ा। शैतान सिंह पीछे हट गया क्योंकि आर्यन की आंखों में अब सिर्फ मौत दिखाई दे रही थी। उसने एक त्वरित चाल चली, ऐसा दांव जो किसी ने सोचा भी नहीं था, और महल के बीचों बीच गोलियों की गूंज के साथ उसका दांव सफल हो गया। गजेंद्र जमीन पर गिरा, महेंद्र गंभीर रूप से घायल हुआ और शैतान सिंह की तलवार आर्यन की पकड़ में आ गई। तभी पीछे से घोड़ों की टापों की आवाज़ गूंजी। भारी धूल उड़ती हुई नजदीक आई और जय वहां पर पहुंचे जयदेव सिंह राठौर, आर्यन के पिताजी, अपने भरोसेमंद राजाओं और सैनिकों के साथ। उनकी एंट्री के साथ ही पूरा महल घिर गया। दुश्मनों के पास अब कोई रास्ता नहीं था, न बचने का और न लड़ने का। मीरा ने खंजर निकालते हुए दर्द से भरी आंखों में एक ठंडी आग जलाई और फुसफुसाई, अब हिसाब बराबर होगा। हवा में अब बस आखिरी प्रहार बाकी था और शैतान सिंह की किस्मत भी। महल में चारों तरफ बारूद और तलवारों की गूंज थी। हवा में धुआं तैर रहा था और दीवारों मानो सदियों का बदला देख रही थी। शैतान से गजेंद्र और महेंद्र को लगा था कि अब बाजी उनके हाथ में है, लेकिन वो भूल गए थे कि आर्यन सिंह राठौर एक ऐसा नाम है जो हारना नहीं जानता। मीरा के पैर में खंजर धंसा था, लेकिन उसकी आंखों में आग अब भी जल रही थी। तभी आर्यन ने अपनी चाल चली। एक इशारे पर उनकी फौज चारों दिशाओं में टूट पड़ी। पीछे छिपे सैनिक अचानक हिलकर निकलकर महल के अंदर घुस गए और ताबड़तोड़ हमला शुरू कर दिया। महल के एक कोने में रखी भारी लकड़ी की दीवार को आर्यन ने जोर से धक्का दिया। वो सीधे शैतान सिंह के आदमियों पर गिरी। गजेंद्र और महेंद्र एक झटके में जमीन पर गिर गए। दुश्मनों की पंक्ति में अफरा तफरी मच गई। खेल एक पल में उलट गया। तभी महल के बाहर से घोड़ों की टापों की गूंज आई। धूल का बवंडर उठा और गाड़ियों की आवाज के साथ वहां पहुंचे जयदेव सिंह राठौर, आर्यन के पिताजी, अपने वफादार सैनिकों और राजाओं के साथ। उनके पहुंचते ही युद्ध की दिशा पूरी तरह बदल गई। दुश्मनी की आंखों में अब साफ दिख रहा था, अब उनका बचना नामुमकिन है। चारों तरफ से घेरा कस चुका था। शैतान सिंह की सांसें तेज हो गई थी। वो तलवार फेंक कर पीछे हट गया और कांपती आवाज में बोला, मीरा, मुझे माफ कर दो, मैंने गलती की थी। तू मेरी भतीजी है, मैं तुझसे हाथ जोड़ता हूँ। उसकी आवाज में डर भी था और चालाकी भी थी। मीरा एक पल के लिए ठिठकी। उसके सामने वो वही चाचा था जिसने कभी उसे अपनी गोद में खिलाया था, लेकिन अगले ही पल उसे याद आया कैसे इसी शैतान ने उसकी माँ रतन प्रताप सिंह रावत को विधवा बना दिया था, उनके पिता को बर्बरता से मारा था और पूरा परिवार तबाह कर दिया था। उसकी आंखों में आंसू नहीं, सिर्फ आग थी। उसने तलवार उठाई, कदम घसीटते हुए आगे बढ़ी और धीमी पर सख्त आवाज में बोली, आज हिसाब होगा चाचा। नहीं, तू मेरा कसाई है। और एक ही बार में शैतान सिंह की गर्दन झुक गई। गजेंद्र और महेंद्र को भी आर्यन और फौज ने घेर कर वहीं खत्म कर दिया था। चारों ओर जय जयकार गूंज उठी, जय राठौर वंश। तभी वहां पत्र
लेखा जी भी पहुंची और पूरा परिवार एक साथ खड़ा हो गया। तभी खबर आई कि मीरा की मां रतन प्रताप सिंह रावत, जिन्हें मीरा पहले ही अस्पताल भिजवा चुकी थी, अब पूरी तरह सुरक्षित हैं और होश में आ चुकी हैं। उनकी हालत बहुत नाजुक थी, इसलिए मीरा ने उन्हें युद्ध से दूर गुप्त जगह भिजवा दिया था। जब माँ को वापस महल लाया गया तो पूरा परिवार फूट फूट कर रो पड़ा। मीरा ने अपनी माँ के चरणों में सिर झुका दिया। माँ ने उसे गले लगाकर कहा, तूने अपना और अपने वंश का मान रखा बेटी, तेरे पिता की आत्मा आज चैन से सोएगी। जयदेव सिंह राठौर ने आर्यन के कंधे पर हाथ रखकर कहा, आज तुम दोनों ने वो कर दिखाया जो राजाओं की पीढ़ियां नहीं कर पाती। 2 महीने बाद महल फिर से अपनी पुरानी रौनक में लौट आया था। दीवारों पर सोने की कलाकारी चमक रही थी, आंगनों में संगीत गूंज रहा था। तेजवीर का जोधपुर के उत्तराधिकारी के रूप में राज्याभिषेक हुआ। जैसे ही उसने राजगद्दी पर बैठते हुए मीरा और आर्यन की ओर देखा, गर्व से आंखें चमक उठी। नयनतारा की शादी भी शाही अंदाज में जैसे संपन्न हुई थी। पूरा राज्य खुशियों में डूब गया था। दोनों बहनों का एक ही घर में विवाह होना बहुत ही अच्छी बात थी मीरा के लिए। पटाखों से रात का आसमान जगमगा उठा। महल की छतों पर दीपक झिलमिला रहे थे। पत्रलेखा जी और रतन प्रताप सिंह रावत अपनी बेटी को गर्व और प्यार भरी निगाहों से देख रहे थे। आर्यन ने मीरा का हाथ थामा और धीमी आवाज में कहा, अब कोई डर नहीं, यह महल अब सिर्फ शांति और प्यार के लिए जिएगा। मीरा ने उसकी ओर देखा और पहली बार उसके चेहरे पर सुकून की मुस्कान आई। अंधेरा खत्म हो चुका था, अब सिर्फ उजाला था। वर्षों का बदला पूरा हो चुका था। शैतान, गजेंद्र और महेंद्र का अंत हो गया था और जोधपुर में फिर से राठौर वंश का परचम फहराया। तो दोस्तों, कहानी यहीं एक खूबसूरत, गर्व से भरी और भावनाओं से लिपटी हैप्पी एंडिंग पर आकर ठहरती है, जहां जख्मों की जगह अब फूल खिले थे और बदले की जगह प्यार ने ले ली थी। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी ये आज की कहानी? आई होप आप सभी को पसंद आई होगी हमारी ये कहानी। अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक ज़रूर करें, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी नेक्स्ट कहानी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद दोस्तों।